बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन इसमें बहुत सी ख़तरनाक चीज़ें सामने आई हैं। एक तो मुश्तरका जो एक्शन प्लान सामने आया है वो तो सारे का सारा है हुकूमत के ख़िलाफ़। मैं तमाम चीज़ें उसकी आपको तेज़ी से पढ़कर सुनाऊंगा और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या हो रहा है। और दूसरी चीज़, जो करारदाद सामने आई है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, वो तो सारी की सारी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। उसमें फ़ौज को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। ऐसे लग रहा है कि बाकायदा एक जंग का आगाज़ कर दिया गया है, एक बगावत का आगाज़ कर दिया गया है और हमारे इदारों को उनके ख़िलाफ़ एक साजिश, मुनज़्ज़म साजिश जैसे तैयार हो रही हो। ये तो करारदाद ऐसी लग रही है। मैं सारी आपके सामने रखूँगा, फिर आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब ये हुकूमत गिराने के लिए एक तरफ और दूसरी तरफ फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये काम क्यों किया जा रहा है। और ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ से काम मेनली क्यों लिया गया। तकारीर में सबसे जो खौफनाक तकरीर थी इस लिहाज से वो मियां नवाज शरीफ की थी, क्योंकि वो यहाँ नहीं हैं, बाहर बैठे हैं, बाहर उनको आशीर्वाद मिल गई बाहर की एजेंसीज़ की, इदारों की। तो उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ कहा कि पाकिस्तान में क्या एक्शन हो जाएगा जब मुझे यहाँ असाइलम मिल ही जाना है, यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन मिल जानी है। तो यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उन्होंने मुहतात अंदाज में निस्बतन तकरीरें की ताकि ये कि जी यहाँ पर उनके खिलाफ उस तरह से एक्शन ना हो सके। लेकिन जो करारदाद है वो बड़ी ख़तरनाक है। अब एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। तो अब इस तरह से हमने कई ममालिक में होते देखा है कि जो भी ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ थे, एक एक करके उनको किस तरह से कमज़ोर किया गया। अब अमेरिका भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, सीपैक के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सीपैक से जुड़ा है। तो अब वो अगर देखा जाए तो वो आलमी ताकतें, उसमें भारत भी शामिल है, कि वो हमेशा से ये देखा गया है उनकी स्ट्रेटजी होती है कि फिर मुल्क को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, रैलियाँ, जलसे जुलूस, तहरीक इस तरह से पैदा करने की कोशिश की जाती है। और हमने माजी में इराक़, लिबिया, शाम, मिस्र, दीगर कई मुल्कों का ये हाल होता हुआ देखा है। तो अब इस हवाले से भी मुहतात रहना होगा। पहले ही फ़िरका वाराना फसादात की बातें हो रही हैं, यहाँ पर वो साजिशें करने की कोशिश हो रही है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस बारे में आगाह कर चुके हैं। ज़ाहिर है उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी होती हैं कि दुश्मन अब हाइब्रिड वॉर की तरफ आ गया है और इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान में मीडिया को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह हम इस साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। तो अब मैं आ जाता हूं, ये जो कुछ कहा जा रहा है एपीसी की तरफ से, ये बहुत हमारे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें उनकी सोच का पता लगेगा। और जाहिर है कि इतना टाइम शायद हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं होता कि वो एक एक चीज़ आपके सामने रखें। तो इसलिए मैं आपसे कुछ टाइम चाहूँगा क्योंकि ये एक एक लाइन मुझे पढ़नी पड़ेगी ताकि आप इस बारे में हर चीज़ समझ सकें। और कहीं अगर आपको बात करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात होता है लोग जानना चाहते हैं, कहीं बहस हो जाती है कि जी किस तरह आप कह रहे हैं कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ थी और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है ये सारी स्टेटमेंट्स, और ये क्यों इस तरह करेंगे। ये पार्टीज़ तो हमेशा माजी में इक़्तिदार में रहने वाली पार्टीज़ हैं, इन्होंने बहुत से फ़ायदे उठाए हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो अब ये इतने खिलाफ क्यों हो गए। और एक एक लाइन के बाद मैं अपनी राय उसमें मुख्तसरन भी अर्ज़ कर दूंगा। पहले जनाब मैं आपके सामने एक्शन प्लान रख रहा हूँ, लिखा हुआ है जी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस APC एक्शन प्लान। पहली चीज़ जो इसमें लिखी हुई है वो है जी APC सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद नियाज़ी के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्की एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान करती है। वुकला, ताजिर, किसान, मजदूर, तालिबे इल्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को इस तहरीक की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। अक्टूबर नवंबर यानी ये 2 महीने, अक्टूबर नवंबर 2020 में पहले मरहले में मुल्क के सूबाई दारकूमतों कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर समेत बड़े शहरों में मुश्तरका जलसे किए जाएंगे। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में सूबाई दारकूमतों में बड़ी अवामी रैलियां और मुजाहरे मुनक्किद होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। यानी पहले मरहले में जलसे, फिर उसके बाद दिसंबर में मुजाहरे और रैलियां होंगी। फिर जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। आखिर में लिखा है इस मुश्तरका एक्शन प्लान में, सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है। अब यह बात बड़ी दिलचस्प है कि तमाम जमहूरी, सियासी, आइनी ऑप्शंस,
तो ये तो यही बनते हैं जो आगे कह दिए हैं कि जिन आप अदम इत्मीनाद की तहरीक हो सकती है और असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी है मुनासिब वक्त पर। अभी मुनासिब वक्त कब आएगा? मौलाना फजलुर रहमान के नज़र में तो ये अभी था, फौरी अभी था, बल्कि ये तो उसी दिन था जिस दिन इलेक्शन हुए थे, उसके बाद था मौलाना की नज़र में। लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ सामने आ रही है मुनासिब वक्त पर। तो यहाँ तो नज़र आ रहा है कि ये अभी सोचेंगे, चलेंगे, निकलेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, रिस्पॉन्स कैसा आता है, कितनी मदद मिलती है अंदर से बाहर से, और उसके बाद फिर आगे होगा मामला। लेकिन ये तो फ़िलहाल तो ज़ाहिर है फौरी तौर पर कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है कि जी अदम इत्मीनादी तहरीक और मुनासिब वक्त पर इस्तीफ़े, ये देखी जाएगी, ये बात की बात है। अभी सिर्फ जलसे जुलूस, रैलियाँ, मुजाहरे और हाँ जी जनवरी में फैसला कुन लॉन्ग मार्च। अब ये लॉन्ग मार्च होगा, वहाँ जाके तकरीरें होंगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। क्या है ये? अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ जो मुझे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ लगी है, उस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये है जनाब करारदाद, और ये कहती है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की करारदाद। इसमें नंबर 1, आइन और विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली कौमी सियासी जमातों का इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसको अब ये नाम दे दिया गया है, के नाम से तश्कील दिया गया है। ये इत्तेहादी ढांचा अवाम और गरीब दुश्मन हुकूमत से निजात के लिए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में चलाएगा और रहनुमाई करेगा। अच्छा जी, मज़ीद इसमें जो बात कही गई है वो ये है, दूसरे नंबर पर इजलास ने करार दिया कि मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम उस इस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है जिसने इलेक्शन में धांधली के जरिए से अवाम पर मुसलत किया। इजलास ने इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और उसे मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए ख़तरा करार दिया। अंदाज़ा लगाएं आप, अभी इस्टेब्लिशमेंट, अभी तो लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट है, आगे देखिएगा फ़ौज का लफ्ज़ है। इजलास ने मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किसी किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। तीसरा, इजलास मुतालबा करता है कि मुल्क में शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए जिसमें मुसल्लह फ़ौज और एजेंसीज़ का कोई अमल दखल ना हो। इस मकसद के हुसूल के लिए फिलफौर इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ। अब वो इस्लाहात तो आपने पार्लियामेंट के थ्रू ही करनी है, वहाँ पर आप आना ही नहीं चाह रहे। वो आगे बात आ जाती है कि जी अब हम इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट का साथ नहीं देंगे, और फौज का इसमें जिक्र किया जा रहा है, एजेंसीज का जिक्र किया जा रहा है कि जी उनका रोल ख़त्म किया जाए, जबकि खुद बुलाते हैं कि जनाब साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए जी फ़ौज तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाया, अब उनको पसंद नहीं आ रहा, नैब इन्होंने बनाया, अब पसंद नहीं आ रहा, और उनकी तरफ से फिर इसका मतलब NCOC में ये कोरोना की वबा कंट्रोल करने के लिए जो फ़ौज ने किरदार अदा किया कि आपको वो भी पसंद नहीं है। चौथी चीज़ जो करारदाद में है वह जी सिलेक्टेड हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ के नतीजे में तबाह हाल मईशत पाकिस्तान के दिफा, एटमी सलाहियत और मुल्क की बावकार खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। और जो आप बातें कर रहे हैं क्या वो खतरा नहीं है? जो आप फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या वो मुल्क के लिए खतरा और दिफा के लिए खतरा नहीं है? पांचवीं चीज़, इजलास इआदा करता है कि 1973 का आइन, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड कौमी इत्तेफाक राय का मज़हर हैं। इन पर हमलों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा और पूरी कुव्वत से सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसने यहाँ खतरा करार दे दिया? 18वीं तरमीम के तहत जो चीज़ें हैं वो तो कर दें। वो एक बच्चा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया जिसका मुर्गा बेचारे का जहरीला पानी पीने से मर गया, बिलावल को वो बेचारा आवाज़ें देता रह गया, वहाँ भी फ़ौज पहुँची उसकी मदद के लिए कि वहाँ से गंदा पानी निकाले। खैर, छठी चीज़, इजलास मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने के मज़मूम इरादे को रद्द करता है और वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत को पाकिस्तान के का जामिन समझता है। इजलास दो टोक अंदाज में वाज़ेह करता है कि पार्लिमान की बालादस्ती पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी और ना ही इस पर समझौता किया जाएगा। तो आप फिर पार्लियामेंट के बाहर क्यों हैं? आप खुद पार्लियामेंट को सबुटाज कर रहे हैं, ये बातें करके कमज़ोर करने की बातें कर रहे हैं। सातवीं चीज़, ये सिलेक्टेड हुकूमत सुकूत कश्मीर की जिम्मेदार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों और आलमी कानून के मुनाफी मोदी सरकार का अमल पाकिस्तान की मौजूदा कठपुतली हुक्मरानों की मिली भगत का शाखसाना है। कौन सा मोदी जिसको मियां नवाज शरीफ साहब स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपने घर लेकर आए थे, और फजलुर रहमान साहब क्या करते हैं जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, और माजी में किस तरह की तकरीर हुई है? क्या इमरान खान ने जिस तरह की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की मकबूजा कश्मीर के हवाले से, कभी माजी में तकरीर हुई जितनी उन्होंने मुलाकातें की हैं? ये जो कुछ इस हुकूमत में हुआ है, क्या माजी में उसकी कोई नज़ीर मिलती है, मिसाल मिलती है? बहरहाल जी, आठवीं चीज़, इजलास सिलेक्टेड हुकूमत की अफ़गान पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी पर शदीद तशवीश का इज़हार करता है। यानी वहाँ पर अमन आ रहा है और उनको तशवीश हो रही है। ये मोहसिन दावड़ ने कहा है और महमूद चकज़ई ने कहा है, ये वहाँ पर बदअमनी ही चाहते थे। क्या चाहते थे वहाँ पर? क्या अफ़गानिस्तान तो अब पूरी दुनिया सराह रही है,
पूरा रीजन, अमेरिका भी उससे खुश है, अफगान हुकूमत कह रही है, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है अफगानिस्तान के लिए। तो ये पता नहीं क्या वहाँ पर इसी तरह की बर्बादी चाहते हैं अफगानिस्तान में। अच्छा जी, 9वीं चीज़, इजलास मीडिया पर तारीख की बदतरीन पाबंदियाँ लगाने, दबाव और सेंसरशिप के हुकूमती हथकंडों की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा करता है कि मीर शकील उर रहमान समेत तमाम दीगर गिरफ्तार सहाफ़ियों मीडिया पर्सनस को रिहा किया जाए और इनके खिलाफ गद्दारी और दर्ज दीगर बेबुनियाद मुकदमात खारिज किए जाएँ। इजलास ने अज़म ज़ाहिर किया कि शहरियों और मीडिया की आज़ादियों को छीनने का कोई हरबा कामयाब नहीं होने देंगे। माजी में जनाब जंग ग्रुप बंद हो चुका, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी शहरी रहमान साहिबा, अगर मैं गलत नहीं वज़ीर इत्तलात होती हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि जरदारी साहब भी इस तरह कदगने लगा रहे थे। तो माजी में ये लोग खुद क्या कुछ करते रहे मीडिया के साथ, और आज जब भी कह रहे थे मीडिया पर पाबंदी है तो तमाम चैनल्स एक एक चीज़ दिखा रहे थे। अच्छा जी, खाने में क्या क्या है ये भी बताया जा रहा था, कौन क्या कर रहा है, किस वक्त उठ के गया है, क्या पूरी एक एक चीज़ की कवरेज हो रही थी। पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। और उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था, उनकी स्पेशल डायरेक्शन थी कि दिखाओ भाई कोई पाबंदी नहीं लगानी। और ये अब बात शहबाज गिल ने भी ये कह दी है कि वो तो चाहते थे कि पाबंदी लगाई जाए क्योंकि अखलाकी तौर पर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि इश्तिहारी और मफरूर लोगों को इजाज़त दी जाए। और वही हुआ कि फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल बातें की गई और मीडिया में सब कुछ चलता रहा। अच्छा जी, आगे 10वीं चीज़, इजलास सियासी कायदीन, रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ सियासी इंतकाम पर मबनी बेबुनियाद और झूठे मुकदमात कायम करने, इनकी गिरफ्तारियों और कैदोबंद की सबूतों की शदीद मजम्मत और इनकी रिहाई का मुतालबा करता है। इजलास सैयद खुर्शीद शाह और हमजा शहबाज समेत सियासी इंतकाम का सामना करने वाले तमाम कायदीन और कारकुनान की जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करता है। असल ये मसला है कि जी हमें छोड़ दो, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और ज़रा माजी में देख लें कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के वालिद को कौन गिरफ्तार करवाता रहा, उसमें रहमान मलिक पीपल्स पार्टी का करते रहे। और नून लीग के दौर में बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इनके साथ क्या कुछ होता रहा, कौन इनको गिरफ्तार करवाता था, कौन जजेस को फ़ोन करता था, किसके दौर में सबसे ज़्यादा आसिफ जरदारी ने जेल काटी, ये सब चीज़ें भी हमें याद रखनी चाहिए। 11वीं चीज़, इजलास ने करार दिया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इजलास मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती और संगीन होती सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए करार देता है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इजलास इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में हालिया फ़िरका वाराना तनाव में इजाफे को ख़तरनाक करार देते हुए इस मामले पर हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की शदीद मजम्मत और गहरी तशवीश जाहिर करता है। इजलास मुतालबा करता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनो-अन अमल किया जाए। ये फ़िरका वाराना फसादात की जो साजिश हो रही है, इसमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है, इसको हवा दे रही है या इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये तो खुद इंतशार की तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देख लें, मैंने तो एक एक लफ्ज़ आपको सुना दिया है। और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उनके खिलाफ ये क्या बोलते हैं? फ़ौजी अदालतों के खिलाफ ये बोलते रहे, वहाँ से जिनको सज़ाएँ हुई हैं उनके हक़ में ये बोलते हैं। अब आगे आप खुद सुन लीजिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर किस तरह अमल होगा जब आप उन्हीं लोगों को मुतनाज़ा बनाएंगे जिनका सबसे अहम किरदार है इसमें, और उनके खिलाफ बात करेंगे। 12वीं चीज़, 12वां नुक्ता जो है करारदाद का, CPEC कौमी मीशत के लिए शहरग की हैसियत रखता है। नाअहल, करप्ट और ना तजर्बाकार हुक्मरानों ने CPEC को रोल बैक करके इसका वजूद ही खतरे में डाल दिया है। इजलास मुतालबा करता है कि CPEC के मनसूबों की रफ्तार को फिल फौर तेज़ किया जाए, मगरबी रूट पर मोटरवे और रेलवे हंगामी बुनियादों पर तामीर की जाए। अच्छा, ML1 किसके दौर में आसिम सलीम बाजवा साहब ने किस तरह उसको मंजूर करवाया है? वो सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का रेलवे प्रोजेक्ट है। कहाँ से जहाँ से आप गुजारना चाहते थे चीज़ें, जिस तरह आप चलाना चाहते थे वो चल जाए, आपको लगा दिया जाए CPEC अथॉरिटी में, फिर आपको सुकून आएगा। और अब चीन खुद कह रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त इसमें पेशरफ्त हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? 13वां नुकता, सिलेक्टेड हुकूमत ने पार्लियामान को बेतौकीर और बेवक़्त करके मफलूज कर दिया। अवाम के आईनी, बुनियादी, कानूनी और इंसानी हुकूक के मुनाफी कानून साजी बुलडोज की जा रही है और अपोजिशन की आवाज़ दबाई जा रही है। आज के बाद रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। इजलास मुतालबा करता है कि गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी और शहरी आज़ादियों के मुनाफी कवानीन को कलअदम किया जाए। मेडिकल कमीशन समेत बुलडोज करके जो कानून साजी की गई है इसे वापस लिया जाए। अच्छा जी, अब देखिए कि आप खुद कह रहे हैं जी पार्लियामेंट को तो हमने कुछ समझना ही नहीं है, वहाँ आना ही नहीं है, तो फिर आप रिफॉर्म्स किस तरह लेकर आएंगे, क्या बेहतरी लेकर आएंगे मुल्क में? 14वीं चीज़,
14वां नुकता, इजलास मुतालबा करता है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकर्ररा वक्त पर साफ, शफाफ और बगैर किसी मुदाखलत के इंतखाबात कराए जाएँ। इंतखाबात के बाद कौमी इत्तेफाक राय से गिलगित बल्तिस्तान को कौमी सियासी धारे में शामिल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। इजलास करार देता है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका बहुत हसास है, वहाँ इंतखाबात में एजेंसीज़ की मुदाखलत ख़त्म की जाए। यहाँ भी देखिए पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर वार, एजेंसीज़ की मुदाखलत खत्म की जाए ताकि कोई भी इंतखाबात की शफाफियत पर इतराज़ ना उठा सके। इजलास ने फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल पर गहरी नज़र रखी जाएगी। यानी यहाँ अगर ये हारते हैं तो ये इंतखाबात इनको कबूल नहीं हो गए, जीतेंगे तो जी बड़ा अच्छा हो गया। हर जगह इनको अब एजेंसी नज़र आएगी, फ़ौज का किरदार इनको नज़र आएगा। जब खुद इक़्तिदार में हो तब सब ठीक है। और चूँकि अब गिलगित बल्तिस्तान आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर सूबा बनने जा रहा है, तो उस हवाले से बातें करना ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ये भारत को ऐसे जैसे फीड किया जा रहा है, वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि जनाब ये सारी बातें हो रही हैं, इसको उछालेगा। आप देखिएगा 15वां नुकता, इजलास ने मुतालबा किया कि कबायली इलाका जात को नो गो एरिया बना दिया गया है, ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। इजलास ने खैबर पख्तूनख्वा में निजी जेलों के क़याम की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन गैर कानूनी निजी जेलों को पुलिस के हवाले किया जाए। अच्छा, हाई कोर्ट का फैसला है, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, वो उससे ऊपर अदालत है, फिर उसको भी आप मान लें। और ये निजी जेलों का वही बात, हर जगह फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है। और नो गो एरिया तो बना हुआ था, उसको फ़ौज ने कुर्बानियाँ देकर, शहादतें देकर उसको ओपन किया है और खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया है। तो नो गो एरिया तो आप लोगों ने बना रखा था और आप चाहते हैं कि वो क्या वहाँ दोबारा नो गो एरिया बन जाए। 16वां नुकता, इजलास ने मुनसिफ मिजाज गैर जानिबदार जजों को रेफरेंसेस और बेबुनियाद मुकदमात के जरिए जकड़ने और आइन और कानून और इंसाफ के मुनाफी फैसले कराने के लिए दबाव के हथकंडे इस्तेमाल करने के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मजम्मत की। इजलास ने करार दिया कि ये तमाम वाक़यात आइन के तहत गैर जानिबदार और आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के लिए संगीन धचका और मुल्की सलामती के लिए ख़तरनाक है। यानी अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो यानी किसी के खिलाफ रेफरेंस बन रहे हैं और मुकदमात बन रहे हैं, तो वो सिर्फ गैर जानिबदार जज हैं। बाकी जो सुन रहे हैं उन केसेस को, यानी ये सिर्फ 2 जजेस का बार बार हवाला देते हैं, बाकी जो दर्जनों जज हैं इनकी नज़र में वो सब जानेदार हैं, वो मुनसिफ मिजाज नहीं हैं। ये देखिए किस तरह से हमले हो रहे हैं। 17वीं चीज़, इजलास ने पाकिस्तान बार कौंसिल की मुअर्रखा 17 सितंबर 2020 को मुनक्कदा APC में मंजूर करदा करारदाद की तौसीह करते हुए करार दिया कि आला अदलिया के जजों की तकरीरी का मौजूदा तरीक़ाकार एक आज़ाद अदलिया की राह में रुकावट है। इस ज़िम्न में पाकिस्तान बार कौंसिल की APC में मंजूर करदा मुत्तफ़िक़ा करारदाद के नुकात पर अमल किया जाए। तो अब जो मौजूदा तरीक़ाकार है वो किसने बनाया है जजेस की तैनाती का? इन्हीं के दौर में बना हुआ है। वो इफ्तिखार चौधरी थे उस वक्त, बड़े इनको आंख का तारा थे। नून लीग किधर गई, पीपल्स पार्टी, इन्हीं लोगों ने तो मंजूर किया था कि इस तरह जजेस लगाए जाएंगे। अब वो सब बुरा लग रहा है, जो काम सारे खुद किए हैं वो सारे अब बुरे हो गए। 18वां नुकता, इजलास मुतालबा करता है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, इस्लामी ज़राअती कौंसिल की सिफारिशात, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की रोशनी में इंतसाब का नया कानून बनाया जाए। अब नया कानून चाहिए जी, नया कानून बनाया जाए और मुल्क के तमाम इदारों और अफराद का, ख्वाह इनका ताल्लुक अदलिया या डिफेंस सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामान से हो, एक ही कानून और इदारे के तहत एहतसाब किया जाए। बड़ा अच्छा जनाब, बहुत अच्छे। तो फिर जिस तरह कोर्ट मार्शल है फौज के अंदर, फिर ये सारों के ऊपर लागू कर दें अगर कोर्ट मार्शल, तो चीखें निकल जाएंगी, चीखें निकल जाएंगी। जिस तरह वहाँ पर फैसले होते हैं, जिस तरीके से होते हैं, जिस तरह की सज़ाएँ होती हैं, तो ये इनको मंजूर है तो बड़ी अच्छी बात है जी। ये कह रही सबका एक ही इदारे के तहत होना चाहिए एहतसाब। तो फिर नैब अगर बना है वो भी इनको अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो बनी हुई है कि अगर जजेस के एहतसाब के लिए वो इनको अच्छी नहीं लगती, तो फिर ठीक है, फिर सबका कोर्ट मार्शल के लिए आ जाते हैं, वो कर लें। 19वीं चीज़, इजलास ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी इत्तलात चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा के बारे में सामने आने वाली हालिया रिपोर्ट की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात इसी तरीक़ाकार के मुताबिक की जाए जो मुल्क के दीगर सियासतदानों से मुतल्लिक अपनाया गया है। तहकीकात जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती इन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। कोई माजी में आपने ऐसी मिसाल कायम की है? मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कुछ होता रहा, इस्तीफ़ा कुछ देने की उन्होंने कभी सोची? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, फिर भी वो घर नहीं जाना चाहते थे, फिर भी वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल लेते रहे। केसेस हुए हैं जनाब, केसेस हुए हैं, अदालतों में चलते रहे हैं, JITs बनी हैं और मुकदमे लेकर गई थी पार्टीज़। आप ले जाएं मुकदमा, ले जाएं, जाकर करें, इसको परसू करें और कभी जी ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। कभी आपने किया किसी को? आपने कभी कोई इस्तीफ़ा दिया? इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आते रहे, अब आपके पैमाने ही और हो गए। 20वां नुकता, इजलास मुतालबा करता है कि पाकिस्तानी शहरियों को मिसिंग पर्सन बनाने का सिलसिला बंद किया जाए और पहले से मिसिंग पर्सनस को कानून के मुताबिक अदलिया के सामने पेश किया जाए।
जो कानून के मुताबिक अदलिया में पेश होते रहे हैं, वो मजीद अचकज़ई, महमूद अचकज़ई के जनाब बड़े करीबी, तो उनका आपने देख ही लिया कि दिन दिहाड़े गरीब को कुचल कर कांस्टेबल को वो कहाँ चले गए और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल अब ये इनकी ख्वाहिशात हैं, मैंने आपके सामने रख दी हैं कि जी वो मिसिंग पर्सन तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरह ही बहुत से मिसिंग पर्सन हैं कि ख़ुद बाहर चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर अब मिसिंग पर्सनस में लिखवा देते हैं नाम। बाहर जाके जनाब मुल्क के ख़िलाफ़ ही काम करते रहो, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बोलते रहो और यहाँ अपना मिसिंग पर्सन में नाम लिखवा दो। 21 इजलास ने पंजाब में आइनी कानूनी मुद्दत की तकमील से कबल ही बल्दियाती इदारे ख़त्म करने की शदीद मज़म्मत करते हुए मुतालबा किया है कि इन्हें फिलफौर बहाल किया जाए। इजलास मुल्क में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद करता है। तो जिस तरह का बल्दियाती निज़ाम कराची में देख लिया गया है, जो तबाही उसके साथ आई है, तो पूरे मुल्क में मेरा ख्याल आप उस तरह का निज़ाम चाहते होंगे। वैसे ये नून लीग के हवाले से ये चीज़ डाली गई है। सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशात दिलवाई हैं। PTM ने अपनी, महमूद चकज़ई ने अपनी, फजल रहमान साहब ने अपनी, पीपल्स पार्टी अपनी, और नवाज़ शरीफ साहब मरियम ने अपनी। शहबाज शरीफ साहब को भूल जाएँ इसमें। अच्छा जी, 22वां नुकता, इजलास हुकूमत की आला तालीम के बजट में कटौती की मजम्मत करता है। मुतालबा किया जाता है कि पाकिस्तान की जामियात की माली मदद की जाए और फ़ीसों में इजाफा वापस लिया जाए। इजलास आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान की हिमायत का इयादा करते हुए मुतालबा करता है कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान, ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के दौर में था और तब कितना अमल हुआ, नून लीग ने कितना अमल किया, अब इनको याद आ गया। 23 इजलास मुतालबा करता है कि बलूचिस्तान में सिविल हुक्मरानी का एहतराम, FC की जगह सिविल अथॉरिटी को बहाल किया जाए। हर ज़िले में FC की कायम करदा रुकावटें ख़त्म की जाएँ। रुकावटें उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई हुई, ये सब दुनिया जानती है। FC को कोई शौक़ नहीं रुकावटें रखने, वो आपकी हिफाजत के लिए है। आपकी हिफाजत के लिए वो शहादतें देते रहते हैं और उनके बच्चे यतीम होते हैं, उनकी माँओं की गोद उजड़ती है, औरतें बेवा होती हैं। तो वो कोई अपने लिए सब नहीं कर रहे, उनके घर वाले जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो हम सब की खातिर है। तो कोई उनको रुकावटें डालने का कोई शौक़ नहीं है। अल्लाह रसूल की खातिर वो शहादतें देते हैं और आप लोगों की हिफाजत के लिए। तो वो भी देख लें, जिस दिन ये APC हो रही तब भी शहादतें दी गई हैं फ़ौज की तरफ से। तो कोई खुदा का नाम लें, ये इस तरह की दिल आज़ारी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। 24 इजलास मुतालबा करता है कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए जो 1947 से लेकर अब तक की पाकिस्तान की हकीकी तारीख को दस्तावेजी शक्ल दे। बहुत अच्छी बात है, दस्तावेजी शक्ल दें, बताएं फजल रहमान साहब के जो बड़े थे वो किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे और पाकिस्तान को नहीं बनने देना चाहते थे। महमूद अचकज़ई, इनके बड़े क्या करते थे, ये क्या करते रहे हैं, किनसे मिलते रहे हैं, PTM का क्या किरदार है अफ़गानिस्तान में, उनकी एजेंसी से जाकर अचकज़ई साहब क्या करते रहे हैं, ये बिल्कुल इसको दस्तावेजी शक्ल दें। और बाकी पार्टीज़ क्या क्या करते रही हैं, नून लीग किस तरह से बनी थी, क्या क्या होता रहा, IGI किस तरह बनी, किसने कितने पैसे लिए, ये सब कुछ लिखा जाए। और पीपल्स पार्टी का क्या क्या रोल रहा है और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या क्या कहते रहे हैं, सब चीज़ों को दस्तावेजी शक्ल दें। बिल्कुल सही बात है। आखिरी 25वां नुकता, इजलास ने फैसला किया है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान मुरतब करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिससे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का अहाता करते हुए ऐसी ठोस हिकमत अमली मुरतब करे जिसमें बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इरशादात और 1973 के दस्तूर की रोशनी में पाकिस्तान की जदीद इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत के तौर पर वाज़े समत मुतय्यन हो। बड़ी अच्छी बात है। ये अब ख्याल क्यों आ रहा है? जब आप हुकूमत में थे तब ये काम कर लेते और कायद आज़म के फरमूदात पर आपने कितना अमल किया और उस वक्त चार्टर ऑफ पाकिस्तान आपने क्यों नहीं माना? जब हुकूमत मिल जाती है तब आपको ये चीज़ें याद नहीं आती, तब एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और जब हुकूमत से अब ये निकल गए हैं तो अब ये जनाब सारे इकट्ठे होकर कि बस आप इनको हुकूमत दे दें। अगर नून लीग को मिल गई तो ये कहेंगे कि अब पाकिस्तान जनाब बिल्कुल ठीक हो गया है, ज़बरदस्त हो गया, अब यहाँ डेमोक्रेसी भी है, अब पाकिस्तान कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में चल रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी रो रही होगी। पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे देंगे तो पीपल्स पार्टी कहेगी कि ये है अब हकीकत में कायद आज़म का पाकिस्तान, लेकिन नून लीग कह रही होगी जिन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। और यही माजी में होता रहा है। अब भी ये जब भी अगर कभी इनमें से किसी एक पार्टी को हुकूमत मिली तो आप देखेंगे कि दूसरी पार्टी क्या कह रही होगी, क्या कर रही होगी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, मगर मैं चाहता था कि एक एक चीज़ आपके सामने आए ताकि आप इस चीज़ को बेहतर एनालाइज़ कर सकें। और अपने कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।